रसोई का काम यहीं छोड़ो और जाकर देखो कि तुमने अपनी सारी तैयारियां की या नहीं। कोई जरूरी सामान छूट तो नहीं गया। जाओ जाओ देखो। माँ जी, मैं पहले आप लोगों के लिए खाना बना देती हूँ, फिर आराम से बैठकर पैकिंग कर लूंगी। अरे बहू, आधा से ज्यादा काम तो तुमने कर ही दिया है, बाकी काम मैं और गुड़िया देख लेंगे। जाओ तुम जाकर अपनी पैकिंग कर लो, वरना सुबह हड़बड़ी में तुम जरूरी सामान भूल ना जाओ। जी माँ जी। भाभी, पहले आप मेरे लिए ना अच्छी अदरक वाली चाय बना दो। हाँ गुड़िया, अभी चाय बना देती हूँ। मम्मी, पहले 1 मिनट आप मेरे पास तो आओ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। क्या हुआ बेटा? कमरे में आओ मेरे साथ। अच्छा ठीक है, चल बता। ये गुड़िया दीदी का मुंह हमेशा फूला क्यों रहता है? जब देखो तब इनके नाक में गुस्सा ही रहता है। माँ जी तो कितनी अच्छी है, लेकिन गुड़िया दीदी ना जाने किस बात से हमेशा फूली रहती है। मुझे इस घर में आए पूरे 2 महीने हो गए, लेकिन इन 2 महीनों में मैंने गुड़िया दीदी को कभी हंसते नहीं देखा। क्या हुआ बेटा? क्यों रसोई से तू मुझे यहाँ ले आई? बता, क्या बात है? माँ, ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? आप भाभी को भैया के साथ शहर भिजवा रही हैं? तो क्या करूँ बेटा, जब तेरा भाई यहाँ नहीं रहेगा तो तेरी भाभी को यहाँ रखकर क्या करूँ मैं? अरे माँ, इतनी जल्दी भी क्या है? अरे बुआ जी की बहू को देखो ना, भैया तो कितने सालों से शहर में ही रहते हैं और हर 2-4 महीने में गांव आते रहते हैं, लेकिन बुआ जी ने अपनी बहू को घर में अपने पास ही रखा है और अपनी सेवा करवा रही है। और भाभी को आए अभी 3 महीने नहीं हुए और आप उन्हें भैया के साथ शहर भिजवाना चाहती हैं। देख बेटा, तेरी बुआ क्या करती है क्या नहीं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर तेरा भाई यहाँ नहीं रहेगा तो मैं तेरी भाभी को भी यहाँ नहीं रखूंगी। रही बात कामकाज करने की, तो अभी मेरे हाथ पैर सलामत है। कम से कम मैं खुद भी बनाकर खा सकती हूँ और तुझे भी खिला सकती हूँ। तू ज्यादा चिंता मत कर। और यह फैसला मेरे अकेले का नहीं, तेरे बाबूजी भी चाहते हैं कि बहू बेटे दोनों साथ में ही रहे। लेकिन माँ, यहाँ भी तो भाभी की जरूरत है। अभी 2 महीने बाद मेरी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, फिर मैं घर के कामकाज में आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी। अरे गुड़िया, तुझसे किसने कहा है कि तू घर के कामकाजों में मेरी मदद कर? देख, तू अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे। सब कहने की बात है, अगर मैं एक दिन भी घर के कामकाज में हाथ नहीं बटाती तो आप घुटना पकड़कर बैठ जाते हैं या फिर कमर पकड़कर बैठ जाते हैं, और आपकी ऐसी हालत देखकर ना मैं पढ़ाई करने में कंसंट्रेट नहीं कर पाती हूँ। अरे बिटिया, सब हो जाएगा, तू चिंता मत कर, बस तू अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे। कहाँ से हो जाएगा पापा? अभी खेती किसानी वाला काम शुरू हो जाएगा तो फिर खेत का कितना सारा काम होगा। खेत में काम करने वाले लोगों को खाना भी देना पड़ता है घर से। इसीलिए मैं तो कहती हूँ कि इतनी जल्दी भाभी को भैया के साथ शहर नहीं भिजवाना चाहिए। नहीं बेटा, पहले की बात अलग थी, लेकिन अब का समय बदल गया है और मुझे नहीं लगता कि हमें बहू बेटे को दूर दूर रखना चाहिए। दोनों पढ़े लिखे हैं, साथ में रहेंगे तो एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। और यहाँ बेचारी तुम्हारी पढ़ी लिखी भाभी रहकर करेगी कि क्या? यहाँ रहकर वह करेगी भी क्या? सिर्फ खाना बनाएगी, और सिर्फ खाना बनवाने के लिए हम बहू को बेटे से दूर नहीं कर सकते। हम अपने स्वार्थ और अपने सुख के लिए बताओ उस नई नवेली दुल्हन को कैसे दूर कर दे बताओ? इसलिए मैंने और तुम्हारी माँ ने मिलकर यह फैसला किया है कि बहू हमारे बेटे के साथ शहर जाकर ही रहेगी, और वैसे भी 2-4 महीनों में वह लोग तो घर आते जाते रहेंगे ना। लेकिन पापा, वहाँ तो छोटा से 2 कमरे का फ्लैट है, और फिर जब शेखर भैया और भाभी साथ में रहने लगेंगे तो विक्की का क्या होगा? वो कहाँ जाएगा? विक्की भी वहीं रहेगा अपने भैया भाभी के पास। कम से कम विक्की वहाँ रहेगा तो अपनी भाभी की थोड़ी बहुत मदद तो करेगा। वैसे भी शेखर तो दिन भर ऑफिस चला जाता है, और विक्की अपनी पढ़ाई के साथ साथ भाभी की भी मदद करवाएगा, तो भाभी का भी अच्छा समय बीतेगा। अच्छा, विक्की भैया दिन भर भाभी की मदद करेंगे तो कॉलेज कब जाएंगे, अपनी पढ़ाई कब करेंगे? देख बेटा, तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है, तू ज्यादा चिंता मत कर, सब हो जाएगा। ठीक है, जा तू अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे। इस घर में तो मेरी कोई सुनता ही नहीं। कांति जी की बहू बेटी की शादी को अभी 3 महीने का ही समय बीता है। कांति जी और बद्रीनाथ जी की 3 संतानें हैं, जिसमें अभी सिर्फ बड़े बेटे की ही शादी हुई है। मंझला बेटा है विकी, जो अपने बड़े भाई के साथ रहकर शहर में ही कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, और छोटी बेटी है गुड़िया, जो अभी 12वीं की परीक्षा दे रही है। असल में गुड़िया नहीं चाहती थी कि उसकी नई नवेली भाभी भैया के साथ जाकर शहर में रहे, लेकिन गुड़िया के माता पिता बहू बेटे को दूर नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने फैसला कर लिया था कि उनकी बहू शहर में ही जाकर उनके बेटे के साथ रहेगी। नीलम भी बहुत खुश थी, क्योंकि वह भी चाहती थी कि वह अपने पति के साथ ही शहर में जाकर रहे, तभी तो एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। इस तरह सास ससुर की मर्जी के साथ ही गांव से विदा लेकर नीलम अपने पति शेखर के साथ शहर पहुंच जाती है, जहां विक्की पहले से ही मौजूद था और वह पढ़ाई कर रहा था। 2 कमरों का फ्लैट था, जहां शेखर, नीलम और अब विक्की रहने लगे थे। संगीता, देखो मुझे ऑफिस से कम ही छुट्टी मिलती है, मैं तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो या तुम्हें मार्केट जाना हो तो तुम विक्की के साथ जा सकती हो।
हाँ भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ का चप्पा चप्पा जानता हूँ। आपको जो भी खरीदना हो मैं आपको ले जा सकता हूँ। सुनिए जी, जो आपने खाना बनाने वाली लगा कर रखा है, मैंने उसे आने से मना कर दिया है। अब खाना मैं ही बनाऊंगी, तो रसोई के बहुत सारे सामान भी खरीदना है मुझे, तो मैं आज विकी के साथ चली जाऊंगी बाजार। हाँ भाभी, मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ, आप जब कहेंगी तब मैं चलने को तैयार हूँ। अच्छा ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं तुम्हें फोन पे से रुपए ट्रांसफर कर दूंगा, तुम्हें जो भी खरीदना हो तुम खरीद लेना। हाँ ठीक है जी। तो बताओ भाभी, चले क्या हम लोग मार्केट? अरे नहीं नहीं विकी, अभी तो मुझे घर में थोड़ा काम है, हम दोपहर को चलेंगे। अच्छा ठीक है भाभी, जब आपको चलना हो तब आप मुझे आवाज लगा लेना, मैं आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर हूँ। ये विकी ने किस तरीके से मेरे गाल को छुआ, मुझे बड़ा अजीब लगा। क्या हो सकता है कि इसके अंदर बचपना भरा हो, मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। चलो अब जल्दी जल्दी से सारा काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद मैं विकी के साथ मार्केट चली जाऊंगी। संगीता धीरे धीरे घर का सारा काम निपटाती है और दोपहर होते तक वह थक जाती है, तो उसने सोचा कि मार्केट जाने से पहले वह थोड़ा सा आराम कर ले और वह अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। लेकिन संगीता ने अपने कमरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया था। संगीता अपने कमरे में आराम कर रही थी और विकी संगीता को अजीब नजरों से निहार रहा था। तभी अचानक संगीता की नींद खुलती है तो वह देखती है कि विकी उसके कमरे में खड़ा है। उसे देखकर संगीता सकपका जाती है। विकी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो भाभी, मैं बस आपको उठाने आया था कि मार्केट चलना है करके, लेकिन आप इतनी चैन से सो रही थी तो उठाने का मन नहीं कर रहा था। अब उठी गई हैं तो तैयार हो जाइए ना, हम मार्केट चलते हैं। ठीक है, जाओ तुम, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। ये तो हद हो गई, बिना नॉक किए कमरे में चला आया ये और आकर मुझे कैसे निहार रहा था। वह तो अच्छा हुआ कि अचानक मेरी नींद खुल गई। पहले मैं कमरा लॉक कर देती हूँ, उसके बाद ही तैयार होंगी, वरना क्या पता ये सरफिरा फिर से कमरे में आ जाए। संगीता अपने देवर की हरकतों से परेशान हो रही थी। वह अक्सर देखती थी कि उसका देवर विकी उसे हमेशा घूरते ही रहता था। जब भी संगीता घर के काम काजों में व्यस्त रहती, तब भी विकी की नजर संगीता के सुडौल बदन पर पड़ी रहती और जैसे ही संगीता की नजर विक्की से टकराती तो विक्की झेप जाता और हल्की सी मुस्कान के साथ वह इधर उधर देखने लगता था। धीरे धीरे विक्की सिर्फ अपने भाभी को देखने तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे वह अपने भाभी को छूने की कोशिश भी करने लगा और इस तरह विक्की की गलत हरकतें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। हाँ माँ जी, यहाँ सब कुछ ठीक है। हाँ माँ जी, सब कुछ ठीक है, आप बताइए आपकी तबीयत कैसी है? विक्की, ये क्या तरीका है? अरे भाभी, वो आप फोन में बात कर रही थी ना, तो मुझे लगा कि मैं आपको डिस्टर्ब ना करके बस आपको टच करके बताऊं कि आप मेरे लिए चाय बना दीजिए। भाभी, चाय के साथ कुछ नाश्ता भी ले आओ, बहुत भूख लगी है मुझे। ठीक है, अभी लेकर आती हूँ, बैठो तुम। सच में कितनी खूबसूरत है भाभी, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे 18 साल की लड़की होगी। भैया तो बड़े किस्मत वाले हैं जो भैया को इतनी सुंदर पत्नी मिली है। कितनी गोरी चिट्टी, बिल्कुल फूल की तरह कोमल नाजुक सी लगती है भाभी। मैं इस विकी का करूँ तो करूँ क्या? अगर मैं सीधे सीधे इनको बताऊंगी तो ये मेरी बात पर भरोसा क्यों करेंगे? मेरा और इनका रिश्ता तो अभी कुछ ही महीनों का है, लेकिन भाई के साथ इनका रिश्ता तो बरसों का है। ये मेरी बात पर कभी यकीन नहीं करेंगे। अगर मैं माजी से भी इस बारे में कोई बात करती हूँ तो माजी भी मेरा यकीन क्यों करेगी? वह तो यही सोचेगी कि मैं उनके लाडले को बदनाम कर रही हूँ, क्योंकि माजी और मेरे रिश्ते में अभी इतना विश्वास नहीं बन पाया है। कोई भी सास हो अपने बेटे से बढ़कर अपनी बहू को तो नहीं समझेंगी। ससुराल के ज्यादातर रिश्ते अभी मेरे लिए अनजाने हैं, मैं तो उन्हें समझने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन ये विकी तो मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रहा है, मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश कर रहा है। मैं इसका क्या करूं, किससे कहूं? लेकिन अगर मैं चुप रही तो इसकी हरकतें दिन ब दिन बढ़ती ही जाएगी। लेकिन विकी के खिलाफ मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है कि मैं इनसे दिखा कर कह सकूं कि इनका भाई गलत तरीके से मुझे छूता है या मुझे गलत नजरों से घूरते रहता है। समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। अगर मैं बिना किसी सबूत के अगर शेखर जी से विकी के व्यवहार के बारे में बात करूंगी तो वह मेरा विश्वास क्यों करेंगे? क्योंकि मेरा और उनके रिश्ते को तो अभी कुछ ही महीने हुए हैं, जबकि उनका भाई तो बरसों से उनका है। हो सकता है शेखर जी सोचे कि मैं इनके भाई के ऊपर गलत आरोप लगा रही हूँ क्योंकि इनका भाई मुझे खटकता हो। बेचारी संगीता घोर दुविधा में फंस चुकी थी, क्योंकि वह इस बारे में बिना किसी सबूत के ना ही अपने पति से कुछ कह सकती थी और ना ही सास के साथ यह बात साझा कर सकती थी, क्योंकि संगीता को भी मालूम था कि अभी ससुराल वालों के साथ उसके रिश्ते गहरे नहीं हुए हैं, इसीलिए कोई भी उसकी बातों में इतने आसानी से यकीन नहीं करेगा। अब तो बेचारी संगीता अपने ही घर में डरी डरी से रहने लगी। पूरे समय उसे इसी बात की चिंता रहती कि कहीं उसका देवर इधर उधर से आकर उसे हाथ न लगाए। अक्सर संगीता शेखर के ऑफिस जाने के बाद अपने कमरे में खुद को लॉक कर लिया करती थी।
शेखर भी धीरे धीरे संगीता के ऐसे व्यवहार को नोटिस कर रहा था कि संगीता आजकल डरी डरी सी रहने लगी है। लेकिन फिर शेखर ने सोचा कि नए माहौल में घुलने मिलने में अभी संगीता को काफी दिक्कत हो रही होगी। एक दिन की बात थी, संगीता दोपहर का सारा काम निपटाकर अपने कमरे में आकर लेटती है, लेकिन वह इत्तेफाक से इस बार कमरे में लॉक लगाना भूल जाती है। कमरे में लेटे लेटे कब संगीता को नींद आ जाती है तो उसे कुछ पता नहीं चलता। लेकिन करीब 1 घंटे बाद जब संगीता की नींद खुलती है तो वह देखती है कि उसके बेड पर उससे चिपक कर उसका देवर विकी बैठा है, जिसे देखकर संगीता जोर से चीखती है, विकी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम मेरे बाजू में मेरे बेड में क्यों बैठे हुए थे? वो भाभी, मेरे कमरे का एसी खराब हो गया है ना, और मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए मैं आपके कमरे में आ गया। और मैंने देखा कि आप ठंड से सिकुड़ रही थी, तो मैंने सोचा आपको चादर उड़ा दूं, लेकिन तभी आपकी नींद खुल गई। लेकिन विकी, ये क्या तरीका है? कम से कम आने से पहले नॉक तो करना चाहिए ना, ऐसे किसी के कमरे में नहीं जाया जाता। ओहो भाभी, आप तो बेकार में ही तिल का तड़राई का पहाड़ कर रही हैं। मुझे आदत नहीं है ना नॉक करके आने की। पहले मैं और भैया ही रहते थे, तो बिना नॉक करे ही हम पूरे घर में घूम लिया करते थे। ठीक है, आप आराम कर लीजिए, मैं सामने हॉल में बैठ जाता हूँ। ये तो हद ही हो गई। अरे ये मेरे कमरे में घुसने लगा, मेरे बिस्तर पर बैठने लगा, और न जाने मेरे सोने के बाद इसने क्या किया होगा, कहाँ छुआ होगा। अरे संगीता, क्या हुआ? अरे आप इतनी जल्दी कैसे आ गए आज ऑफिस से? बस ऐसे ही, आज सोचा कि थोड़ा घर में आराम कर लेना चाहिए। चलो अच्छी बात है, हम लोग बाहर कहीं घूमने चलते हैं। कितने दिन हो गए हम साथ में कहीं गए भी नहीं हैं। ओहो संगीता, सच कहूँ तो मैं थकान की वजह से आज हाफ डे के बाद घर आ गया हूँ। सोचा था कि आज दिन भर घर में आराम करूंगा, लेकिन तुम्हें घूमने जाना है। अरे नहीं, ऐसी कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है, अगर मन हो तो ही चलेंगे। भैया आप आराम कीजिए ना, भाभी को मैं लेकर जाता हूँ घुमाने। अरे नहीं जाना है मुझे, मैं तो बस यूं ही बोल रही थी। अरे जाओ ना संगीता, विकी यहाँ की सारी जगह जानता है, तुम्हें अच्छी से अच्छी जगह घुमाने लेकर जाएगा वो। नहीं जी, रहने दीजिए ना, नहीं जाती मैं आज आपके साथ समय बिताऊंगी। अरे मैं तो लेकिन आराम करने वाला हूँ, फिर तुम अकेले बोर हो जाओगी, जाओ ना। हाँ भैया, मेरा बहुत मन कर रहा है। भाभी चलिए ना, भाभी चलिए, मैं आपको घुमाने ले चलता हूँ। फिर वापसी में हम मार्केट से सब्जियाँ भी लेते आएंगे। संगीता क्या सोच रही हो, जाओ विकी के साथ तैयार होकर। अरे नहीं जी, रहने दीजिए ना। क्यों, मेरे भाई के साथ जाने से मना क्यों कर रही हो? वो मुझसे भी ज्यादा अच्छी जगह जानता है, वो तुम्हें अच्छी जगह घुमा कर ले आएगा, जाओ तुम। और वैसे भी पता है, गांव से जब भी गुड़िया या माँ आती है तो विकी ही सबको घुमाने के लेकर जाता है, क्योंकि विकी यहाँ की अच्छी से अच्छी जगह जानता है, वह सारी जगह घूमते रहता है ना। संगीता बहुत टालती है, बहुत कोशिश करती है कि वह विकी के साथ बाहर ना जाए, लेकिन शेखर ने इतना फोर्स किया कि संगीता मना नहीं कर पाई, और मजबूरी में वह विकी के साथ बाहर घूमने चली गई। विकी ने अपनी भाभी को दिन भर यहाँ से वहाँ घुमाया फिराया, और कई चीजों के बहाने उसे गलत तरीके से हाथ भी लगाया। संगीता जल्दी घर आना चाहती थी, लेकिन विकी जानबूझकर उसे जल्दी घर नहीं लाना चाहता था। अब तो यह आए दिन का हो गया था, जब भी संगीता को कहीं बाहर जाना होता शेखर के साथ, तो शेखर अपनी व्यस्तता बताता और संगीता को विकी ही बाहर लेकर जाने लगा। धीरे धीरे विकी की हिम्मत और बढ़ने लगी, क्योंकि संगीता खुलकर कुछ कह नहीं पा रही थी, क्योंकि संगीता मजबूर थी। नए नए रिश्तों में एकाएक ऐसी बातें करने से वह डर रही थी कि कहीं उसके ऊपर ही कोई गलत इल्जाम ना लग जाए। विकी की हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती गई, और विकी अब तो आए दिन कुछ न कुछ ऐसी हरकत करता जिससे संगीता झेप जाती। अब संगीता भी बहुत डरी डरी सी रहने लगी थी। उसे पूरा टाइम यही खौफ रहता कि कहीं इधर उधर से विकी आकर उसे हाथ न लगाए। अरे क्या बात है विकी, जब से तेरी भाभी आई है तूने तो कॉलेज आना जाना ही बंद कर दिया। क्या करता है तू पूरे दिन घर में? अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, वो नए नए माहौल है ना, तो भाभी को अकेले यहाँ डर लगता है, इसलिए भैया चाहते हैं कि मैं घर में ही रहकर भाभी की देखभाल करूँ। भाभी को किसी चीज की जरूरत हो तो उन्हें मार्केट लेकर जाऊँ। वो देखो मेरी भाभी आ गई। नमस्ते भाभी जी। हाँ नमस्ते भैया। क्या बात है भाभी जी, जब से आप आई हैं तब से तो विकी कॉलेज का रास्ता ही भूल गया है। ऐसा क्या खिलाती हैं आप विकी को घर में कि उसका मन कॉलेज आने का नहीं करता? बताइए जरा, क्या खिलाती हैं कि विकी आपसे दूरी नहीं होना चाहता? पूरे टाइम बस भाभी भाभी की रट लगा कर रखता है। संगीता को विकी की दोस्त की बात बहुत बुरी लगती है और डबल मीनिंग की लगती है। वह उस वक्त तो कोई जवाब नहीं देती और गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। अरे क्या यार, क्या कह दिया तूने भाभी से? देखना भाभी नाराज हो गई। अब तू जा, मैं भाभी को मनाऊंगा। अच्छा जरा मुझे भी तो बता, कैसे मनाता है तू अपनी भाभी को? अरे यार भाई तू अभी जा, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। समझ में नहीं आता इस विकी नाम की बीमारी का क्या करूं। अरे यह तो दिन ब दिन और बदतमीज होते जा रहा है, और इसके दोस्त भी कैसी बातें करते हैं कि मेरे आने के बाद विकी कॉलेज का रास्ता भूल गया है। मैं इसे क्या खिलाती पिलाती हूँ? एक तो जब भी शेखर जी ऑफिस से आते हैं तो यह आकर हम लोगों के पास चिपक जाता है। मैं शेखर जी से कहीं चलने को कहती हूँ और यह जाने को तैयार हो जाता है। ऐसे दिखाता है मानो यह तो बिल्कुल लाडला होगा इस घर का।
और इतनी शराफत भी दिखाता है जैसे बहुत शरीफ होगा ये, लेकिन इसकी हकीकत तो मैं जानती हूँ। लेकिन समझ में नहीं आता कि मैं कैसे ये सारी बातें इनके भाई को बताऊं। नहीं बता सकती, कैसे बता दूं? ये अपने भाई के ऊपर कितना विश्वास करते हैं, कहते हैं कि भाभी की सेवा करना लक्ष्मण बनकर। मैं कैसे बताऊं कि ये लक्ष्मण नहीं, यह पापी है। यह गंदी नजर से अपनी भाभी को ताकता है, अपनी भाभी के ऊपर गंदी नजर रखता है, गंदी नजर से देखते रहता है, गलत नियत से हाथ लगाता है। कैसे मैं ये सच्चाई इनके भाई को बताऊं? और क्या भरोसा कि मैं इन्हें बता भी दूं तो ये मेरी बात पर यकीन कर ले। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। अरे संगीता, क्या हुआ? वो कुछ नहीं जी। अच्छा सुनो संगीता, विकी का बर्थडे आने वाला है, तो मैं सोच रहा था कि विकी के लिए हम कुछ सरप्राइज प्लान करते हैं। कब है बर्थडे? बस 2 दिनों के बाद है विकी का बर्थडे। मैं हर साल अपने भाई को बहुत स्पेशल बर्थडे गिफ्ट देता हूँ और इस साल भी मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मेरा भाई मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है। ठीक है, कर लीजिए सरप्राइज प्लान। 1 मिनट, मैं अभी आया। अच्छा हो गया जो मैंने इन्हें इनके भाई की हकीकत नहीं बताई, क्योंकि ये तो कहते हैं ना कि अपने भाई को ज्यादा जान से ज्यादा बढ़कर चाहते हैं ये। तो क्या ये मेरी बात पर यकीन करेंगे? नहीं, मुझे अब यकीन हो गया है कि ये मेरी बातों पर कभी यकीन नहीं करेंगे। ये अपने भाई के खिलाफ कोई भी आरोप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इन्हें लगेगा कि मैं ही झूठ बोल रही हूँ। लेकिन अब मैं क्या करूँ? अगर मैं इसी तरह से चुप रही तो विकी की हिम्मत दिन ब दिन और बढ़ती जाएगी। ना मैं इनके साथ कहीं घूमने फिरने जा सकती हूँ, ना शॉपिंग करने जा सकती हूँ। हर जगह ये विक्की ही टांग अड़ाकर चला जाता है, इन्हें तो कहीं जाने ही नहीं देता। मुझे तो वैसे लगने लगा है जैसे मैं इनकी जिम्मेदारी नहीं बल्कि इस विक्की की जिम्मेदारी हो गई हूँ। अब तो संगीता बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। वह खुलकर किसी से कुछ कह भी नहीं पा रही थी। धीरे धीरे 2 दिन का समय बीत जाता है। 2 दिन बाद विक्की का बर्थडे आता है। शेखर ने अपने भाई की बर्थडे पार्टी बहुत जोर शोर से की थी। दोनों भाइयों के बीच का प्यार देखकर अब तो संगीता समझ गई थी कि शेखर उसकी बातों पर कभी यकीन नहीं करेगा। कुछ दिनों के बाद संगीता की मौसी की लड़की संगीता से मिलने आती है। नीलम, तुमने बताया नहीं कि तुम आने वाली हो। अरे वो क्या है ना संगीता, मैं ऑफिस के सिलसिले में यहाँ आई हुई थी तो सोचा मैं तुमसे भी मिल लूं और तुम्हें सरप्राइज भी दे दूं। अच्छा किया, चला मेरे कमरे में बैठते हैं। अरे ये क्या संगीता, जीजू तो कितने अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, कितनी अच्छी नौकरी करते हैं, लेकिन तुझे क्या हो गया? तेरे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? तुझे देखकर लग ही नहीं रहा है कि तू नई नवेली दुल्हन जैसी है, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे तू 3 बच्चों की अम्मा होगी। क्या हुआ बताना, जीजू रोमांटिक नहीं है क्या? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या हुआ? मैं तो मजाक कर रही थी, तू तो रोने लगी। मैं बहुत परेशान हूँ मेरी बहन। मैं अपने ही घर में ऐसी डरी डरी सी रहती हूँ। ऐसा लगता है जैसे इस घर में एक खौफनाक माहौल बन गया है। मुझे घर के अंदर रहने में डर लगने लगा है। क्या? ये क्या कह रही है तू? इस तरह संगीता ने अपनी बहन को अपने देवर की सारी हरकतों के बारे में बताया, जिसे सुनकर संगीता की बहन भी चौंक गई। तू ही बताना मैं क्या करूं? क्या मैं तेरे जीजू को सब कुछ बता दूं? क्या वो मुझ पर भरोसा करेंगे? अरे मेरी बहन, सच में तू बहुत भोली है। भला जीजू तेरी बात पर भरोसा क्यों करेंगे? अभी तेरी और जीजू की शादी को हुए कितने दिन है? ऐसे में क्या जीजू यह आरोप अपने भाई पर बर्दाश्त कर पाएंगे? इसी बात की तो चिंता लगी रहती है मुझे कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या, और मेरी चुप्पी की वजह से विक्की की हिम्मत भी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। संगीता, एक बात कहूं, तू कमजोर पड़ रही है ना, इसीलिए विक्की की हिम्मत बढ़ रही है। तू अपनी कमजोरी को विक्की की ताकत मत बनने दे। वह तेरे मन के डर को ना अपनी ताकत बना रहा है, इसीलिए उसकी इतनी हिम्मत बढ़ चुकी है। तुम्हें किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम अपने उस सिरफिरे देवर को खुद ही सबक सिखाओगी। मैं इस तरह की मन स्थिति वाले लड़कों को ना अच्छी तरह से समझती हूँ, और ऐसे लड़कों को ठीक करना भी मुझे भली भांति आता है। बताना तो क्या करूँ मैं? संगीता, ऐसे लड़कों के साथ ना गंभीरता से निपटा जाता है। पहली बात यह कि तुम साफ तौर पर अपने देवर से कह दो कि तुम्हें उसका अपने कमरे में आना जाना, अपने बेड पर लेटना या बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। कह दो साफ साफ उसे कि तुम्हें अपने कमरे में किसी और की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन अगर ये तो कह दूंगी मैं, लेकिन शेखर जी तो घर के हर कामों के लिए मुझे उसी के साथ बाहर भेजते हैं, चाहे शॉपिंग करना हो या घर की सब्जियां ही क्यों न लानी हो। वही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि उसके बाद तुम्हें अपने रोजमर्रा के काम जैसे शॉपिंग, सब्जी लाना या फिर कोई भी अन्य काम हो, वो तुम्हें खुद अकेले ही करना सीखना होगा। अगर जीजू के पास तुम्हारे साथ चलने के लिए समय नहीं है और विकी ऐसे में तुम्हारे साथ चलने को कहे, तो तुम साफ तौर पर उसे मना कर दो कि तुम उसके साथ नहीं जाओगी। और जीजू से कहकर ना तुम एक स्कूटी खरीदवा लो, जिससे स्कूटी में जाकर तुम अपने सारे काम स्वयं ही कर सकती हो। तुम्हें अपने रोज के काम के लिए किसी और पर डिपेंड होने की जरूरत ही नहीं है। वह तुम्हारी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाकर बैठा है। तुम किसी से कुछ कह नहीं सकती, चुप रहती हो, इसीलिए वो धीरे धीरे तुम्हारे करीब आ रहा है। और कहीं तुम्हारी चुप्पी से उसकी इतनी हिम्मत न बढ़ जाए कि वो अपनी सारी हदें पार कर दे। इसीलिए थोड़ी सख्ती से पेश आना पड़ेगा तुम्हें। लेकिन वह तो पूरे दिन कॉलेज ही नहीं जाता, घर में इधर उधर मंडराते रहता है। मैं कब तक अपने कमरे में
क्या है। अगर तुम अभी कोई फैमिली प्लानिंग नहीं करना चाहती हो तो कोई कोर्स ज्वाइन कर लो, जिससे तुम ज्यादा टाइम घर से बाहर भी रहोगी और तुम्हारा मन भी लगा रहेगा बाहर। तुम अपने आप को 4 दीवारी में कैद करके उस वैसी इंसान को खुद ही इनवाइट कर रही हो कि वह आकर तुम्हारे साथ छेड़खानी करे। तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसकी आंखों में आंखें डालकर गुस्से से उसे जवाब देना है। यह सब कुछ करने के बाद भी यदि वो अपनी इस हरकत में सुधार नहीं लाएगा, तब तुम पूरे आत्मविश्वास के साथ जीजू को इस बारे में बता देना। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। मैं उस वैसी इंसान को अपनी गृहस्थी बर्बाद करने नहीं दूंगी, अपनी गृहस्थी उजाड़ने नहीं दूंगी। मैं शेखर जी की पत्नी हूँ और मेरे तन मन सब में सिर्फ शेखर जी का अधिकार है। मैं उसे इस तरह से अपने आप को छूने नहीं दूंगी। इस तरह संगीता की बहन ने संगीता के अंदर एक आत्मविश्वास जगाया। वह तो वहाँ से चली गई, लेकिन जब संगीता दूसरे दिन रोजमर्रा के काम में लगी थी तो रसोई में फिर से विकी आकर उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है। ये क्या बदतमीजी है? ये क्या तरीका था विकी? तुम मुझे गलत तरीके से हाथ क्यों लगा रहे थे? वो भाभी, मैं तो बस पानी लेने ही आया था। पानी लेने आए थे तो पानी पीकर यहाँ से चुपचाप चले जाना था ना। तुम्हें मुझे गलत तरीके से छूने की जरूरत क्या थी? हर रिश्ते के बीच में उचित दूरी होना जरूरी है। हर रिश्ते की अपनी मर्यादा होती है। तुम अपनी सारी मर्यादा लांघ चुके हो। मैं इतने दिनों से तुम्हारी हरकतें सहती आ रही थी। इसे मेरा डर या मजबूरी मत समझना। अगर आइंदा तुमने इस तरह से कोई भी हरकत की तो मैं तुम्हारे भाई को सब कुछ बता दूंगी, समझे ना? अपनी भाभी को पहली बार इतने गुस्से में देखकर विकी झेप गया, क्योंकि विकी को अपनी भाभी से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। लेकिन विकी ने बात को बदलते हुए मुस्कुराकर अपनी भाभी से कहा, अरे भाभी, आप तो खामोखा गुस्सा हो रही हैं। मजाक करना तो मेरी आदत है। मैं तो इशारों में आपसे कह रहा था कि मुझे भी आपकी जैसे खूबसूरत पत्नी चाहिए, तो मेरे लिए भी कोई खूबसूरत पत्नी ढूंढ दो ना। आपकी रिश्तेदारी में कोई लड़की हो तो मुझे बताना जरूर। पहले मैं तो अपनी गृहस्थी बचा लूं, अपनी गृहस्थी संवार लूं, और वैसे भी आपके बारे में सोचने के लिए आपके परिजन अभी जिंदा है ना। अपनी भाभी का इतना क्रोध देखकर विक्की तो घबरा गया, और विक्की इतना ज्यादा डर चुका था कि अब वह ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। तो दोस्तों, कभी कभी हमारा डर या हमारी कमजोरी ही सामने वाले की ताकत बन जाती है। तो कभी भी अपनी कमजोरी को किसी की ताकत न बनने दे। तो मैं ऐसा करती हूँ दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।